आप लोगों से कई बार हमने ये कहा है कि क्रिमिनल लॉ जब आप पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो पर्टिकुलर ऑफेंस है जिसके बारे में बात हो रही है वो आखिर कॉन्स्टिट्यूट कब हो रहा है। वो एक विशेष मनोदशा, इसमें जब तक कृत्य के कर्ता द्वारा किए जाने की संभावना ये नहीं बनेगी तब तक वो अपराध कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। तो आपको हमेशा क्रिमिनल लॉ पढ़ते समय इसी बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो कौन सी मनोदशा है जो संबंधित अपराध का गठन कर रही है, और आप कृत्यों पर ध्यान देते हैं, आप स्वयं परिणाम पर ध्यान देते हैं, और इसीलिए बात समझ में नहीं आती है। जैसे आप में से कई ने कहा कि हत्या का प्रश्न समझ में नहीं आया, उसके समझ में ना आने का सिर्फ एक कारण, आप बेसिक से शुरू ही नहीं होते कभी। एक बड़ी सीधी बात उसने कही कि इस ज्ञान और आशय से यदि कोई काम करता है जो ऐसी परिस्थितियों में किया जा रहा है कि यदि कोई हस्तक्षेप न हो और कर्ता इसने जो काम किया है आशय और ज्ञान पूर्वक ये पूरा हो तो हत्या का अपराध गठित हो जाएगा। तो हत्या का प्रयत्न ये उस दशा में होगा जब ये कृत्य पूरा ना हो, अर्थात मृत्यु घटित ना हो। तो अगर इसे एक साथ समझने की कोशिश की गई तो हो सकता है ये नबी है। बड़ी सामान्य सी बात है कि आपने किस आशय और किस ज्ञान से यह काम किया है, बस यहीं पर अपराध इसके गठित होने का जो सूत्र है वो छिपा हुआ है। कर्ता मार डालने के आशय से, उसका आशय और ज्ञान उस स्तर का है कि अगर परिणाम पैदा हो तो हत्या का अपराध होगा। इसका मतलब यह है कि उसने मार डालने के लिए ही काम किया है और उसका यह आशय इतना गंभीर किस्म का है, या उसका ज्ञान ये इस स्तर का है कि वो ये जानता है कि मेरे कार्य के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक और स्वाभाविक तौर पर मौत होगी। इसका मतलब है वो यही कर रहा है क्योंकि इसके बिना हत्या का अपराध हो ही नहीं सकता। और जो प्राकृतिक और स्वाभाविक तौर पर मृत्यु को जन्म देने वाला काम वो कर रहा है, अच्छा प्राकृतिक तौर पर या स्वाभाविक तौर पर मृत्यु उत्पन्न करने वाला काम वो कर रहा है या नहीं कर रहा, इसे जानने के लिए कौन सी बड़ी डिग्री की जरूरत है। अरे भाई तुम किसी पर गोली चला रहे, किसी को जहर मिला खाना दे रहे, ठीक है, तो इसे जान लेने में कौन सी काबिलियत चाहिए कि आपका आशय और ज्ञान क्या है। हां ये ठीक है कि आपने जहर मिलाया, ये स्टेब्लिश होना चाहिए, तो ये साक्ष्य से स्टेब्लिश होगा। ठीक है, आपने ही खाने में जहर था, इससे ये तो स्टेब्लिश नहीं होता कि आप जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उसने जहर मिलाया उसी ने मिलाया है। अरे भी खाने में जहर था, वो जहर खाने में कैसे पहुंचा, इससे इस बात का कोई ताल्लुक ही नहीं है कि खाने में जहर था। ये साक्षी बताएंगे कि क्या उन्होंने उस जहर को आरोपित व्यक्ति को
खाने में मिलाते देखा, ये सब चीजें साक्ष्य से तय होंगी। हां, आरोपित खुद बता दे कि साहब हम ही ने मिलाया, तो बात खत्म हो गई, तो कन्फेशन है। लेकिन कानून फिर भी कहता है कि कन्फेशन के आधार पर दंडित करना ठीक नहीं है। इसलिए साक्ष्य का संकलन यह होना चाहिए। तो वो एक दीगर सवाल है कि यह कैसे साबित किया जाए कि खाने में जहर था और वो जहर आपने मिलाया, और आपने सिर्फ खाने में जहर ही नहीं मिलाया बल्कि यह व्यवस्था भी की कि संबंधित व्यक्ति उस खाने को खाए। यह व्यवस्था भी आपने की, या तो उसकी खाने की टेबल पर आपने वो जहर मिला खाना रखा, या उसके सेवकों को परिदत्त किया। अब अगर वो जहर मिला खाना खाएगा तो मरेगा, इसे जानने के लिए कौन सी डिग्री चाहिए? ठीक है, तो आपके ज्ञान इसके बारे में अनुमान लगा लेना ये कहां कठिन हुआ। अब आपने हत्या का प्रयत्न कर दिया, क्योंकि इस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए जो कुछ आप कर सकते थे वो सब आपने कर दिया। आप जो कुछ कर सकते थे, वॉट एवर यू कैन डू। लेकिन आप दुनिया के संचालक तो हैं नहीं कि आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है कि खाना उसके पेट में जाएगा, कोई आवश्यक नहीं। ठोकर लगी, खाना जमीन में गिर गया, अब जमीन से उठा के तो वो खाएगा नहीं। ठीक है, खाने में कुछ अखाद्य गिर गया, वो नहीं खा रहा। सेवक खाना लेकर गिर गए, उन्होंने नहीं खाया। वो खाना खाने बैठा, कुर्सी टूट गई, वो गिर गया, वो अस्पताल पहुंच गया। उसने खाना खा लिया, लेकिन मेडिकल एड मिली और वो बच गया। लेकिन अगर मरता तो आपने उस ज्ञान के साथ काम किया था जो 101 के चौथे खंड में लिखा है। आपका ज्ञान उस लेवल का था। तो अगर काम पूरा होता तो हत्या का अपराध होता। अब बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है कि यह पूरा न हो, और नहीं हुआ तो आपको क्यों छोड़ा जाए? यह हत्या का प्रयत्न हुआ, बस इतनी सी बात वो कह रहा है। अब यह हत्या का प्रयत्न कैसे? ऐसा भी हो सकता है कि वो मरे तो ना, लेकिन उसे उपाधि यानी हर्ट ये हो। यह भी हो सकता है कि उसे कोई हर्ट ना हो, क्योंकि खाना रखा, तब तक एक दौड़ता हुआ आया, ठोकर लगी, खाना ही गिरा, अब उसे कोई हर्ट नहीं हुआ। ठीक है, उपाधि तो तब होती ना जब वो खाता, खाए नहीं। लेकिन इससे आपके दायित्व का विस्तार यह तो प्रभावित होता है, किंतु आपकी दोषिता अप्रभावित रहती है। आप दोषी माने ही जाएंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात। और जो सारी चर्चा चली वो केवल इस बात पर कि ये जो शब्द प्रयुक्त है ऐसी परिस्थितियों में, इन ऐसी परिस्थिति शब्द का क्या अर्थ हो, इस पर बहुत बात चली। लेकिन ओम प्रकाश के मुकदमे में यह तय हो गया कि नहीं, ऐसी परिस्थितियों शब्द का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि कोई ऐसी परिस्थिति उसमें नहीं होनी चाहिए कि वो हत्या के या अपराध को कॉन्स्टिट्यूट करने वाली परिस्थितियों से ही बाहर हो जाए। यानी व्यक्ति आत्मरक्षा में काम कर रहा हो,
ये कोई ऐसी परिस्थिति हो जो आपराधिक दायित्व में ही कमी ले आए, या मामले को 109 से हटाकर 110 में पहुंचा दे। ठीक है, ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि मामला 109 में नहीं बचा, 110 में आ गया। ठीक है, क्योंकि आपराधिक मानववध जो हत्या की कोर्ट में नहीं आता, वो तब भी होता है जब हत्या के अपवादों में मामला होता है, और वो तब भी होता है जबकि हत्या के लिए अपेक्षित आशय और ज्ञान व्यक्ति में होता ही नहीं, तब भी होता है। तो ऐसी परिस्थितियों का अर्थ सिर्फ इतना ही है, बस इतनी सी बात है। लेकिन आपने जो पढ़ना सीखा उसकी सबसे बड़ी कमी है कि आपने क्लासों में यह सीखा है, क्योंकि आपने प्रोफेशनल एजुकेशन को एकेडमिक एजुकेशन बना दिया। आपने सबसे क्लासों में जो सीखा वो तो ये कि हेडिंग्स याद करो, ठीक है, अच्छी राइटिंग में लिखो और नंबर ले आओ। उसके बाद की बात तो आपकी कल्पना ही नहीं है। आपसे पूछा जाए कि नंबर लाके क्या करोगे, तो आपके पास कोई जवाब नहीं है। अगर हम आपसे यह पूछ रहे हैं कि ठीक नंबर आ गए, अब क्या करेंगे, तो आपके पास कोई जवाब नहीं। इसके बाद क्या होगा, क्योंकि कंपटीशन में आपकी ये नंबर वाली जो डिग्री है इसका मूल्य शून्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। वहां आपकी जानकारी टेस्ट होगी, उस दृष्टिकोण से आपके नंबरों की डिग्री शून्य है, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, और अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो इसका मतलब है, क्योंकि टीचर तो उन्हें तय कर रखा कि हम उसी को बनाएंगे जो या तो बुद्धिहीन हो या जिसकी बुद्धिहीन हो जाने की संभावना हो। ठीक है, हां, एक्सीडेंटली अच्छे लोग टीचर बन जाते हैं, उनके तमाम प्रयासों के बावजूद ये न बन पाए वो बन जाते हैं। ठीक है, ये स्थिति है। लेकिन उसमें भी ये जो आपकी नंबरों वाली डिग्री है ये तब काम आएगी जब नेट निकलेगा। ठीक है, उससे पहले वहां भी काम नहीं आनी, पहले तो नेट निकले। ठीक है, और उसके बाद अगर पीएचडी करनी है तो अब सब जगह है। ठीक है, एंट्रेंस आ गए पीएचडी के लिए, वो निकले। ठीक है ना, हालांकि वो तो विभागाध्यक्ष जो है वो आपका जुगाड़ से निकलवा ही देंगे अगर आप उनकी गुड लिस्ट में है, नहीं है तो मारे मारे आप घूमेंगे। लेकिन उसकी व्यवस्था है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मोहित यूनिवर्सिटी और जाने कौन कौन सी यूनिवर्सिटी खुल गई, 2.5 लाख दीजिएगा डिग्री मिल जाएगी आपको। ठीक है, पीएचडी की 2.5-3 लाख रुपए में बिकती है आराम से। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं वो 3 लाख 3.5 लाख रेट खुले हैं, एकदम खुले। ठीक है, उसमें कहीं कोई बार्गेनिंग नहीं, 3.5 लाख रुपए दीजिए डिग्री ले जाइए पीएचडी की। ठीक है, वो कर लीजिएगा। तो ये जो आपके नंबर हैं ये तो तब काम आएंगे जब इतना हो जाएगा। ठीक है, और उसके होने के लिए यही चाहिए फिर। ठीक है, तो जब ये भी हो और वो भी हो तो टीचर बनने के लिए ये सब ठीक है। बाकी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई मतलब नहीं। तो वो सीखिए जिससे सब सध सकता है। आपको यह देखना चाहिए कि कोई भी चीज कहां पर कॉन्स्टिट्यूट हो रही, वो कहता है ऐसे ज्ञान और आशय। ठीक है, इस प्रकार का ज्ञान और आशय यह होना चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि अफेंस कॉन्स्टिट्यूट ज्ञान और आशय पर हो रहा है, और यही दृष्टांतों से प्रकट हो रहा है। गाकंडे में कहता है गोली चलाता है, गोली लगती है नहीं कहा उसने, गोली चलती है नहीं कहा उसने, तो सिर्फ इतना ही कहा कि मार डालने के आशय से गोली चलाता है। और जिस दिन आईपीसी पढ़ाना शुरू करते हैं या बीएनएस, अब तो कहें बीएनएस, उसी दिन पहले दिन आपको बताते हैं कि क्रिमिनल लॉ में जो लिखा है बस वही पढ़िए। अपना दिमाग
इसे लगाना अलाउड ही नहीं है। और चलाता है, मीनिंग देर भाई चलाता है। चलेगी नहीं चलेगी ये सब देखा जाएगा। ठीक है, चल गई तो भी व्यक्ति मरेगा नहीं मरेगा कुछ पता नहीं। ठीक है, अव्वल तो चलेगी नहीं चलेगी इससे मतलब नहीं। चल भी गई तो व्यक्ति घायल होगा नहीं होगा इससे मतलब नहीं। और घायल भी हो गया तो मरेगा नहीं मरेगा इससे भी मतलब नहीं। लेकिन चला दी, बस यहीं पर आप दोषी हो गए हत्या के प्रयत्न के। अब आपका दायित्व इस कृत्य के संबंध में क्या होगा, अर्थात आपको दंड क्या मिलेगा, ये डिफरेंट सवाल है। और इसीलिए आपने देखा था जो ट्रायल है वो भी दो भागों में बटा दिखाई देता है। एक दोषिता सिद्ध करने के संबंध में और दूसरा दंडादेश। और दंडादेश के प्रश्न पर न्यायालय की बाध्यता है कि वो पहले सुनेगा फिर दंडादेश पारित करेगा। ठीक है, ताकि वो एप्रोप्रिएट हो, न कम हो न ज्यादा हो। तो दंड विधि पढ़ते समय जहां पर ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होते हैं उन स्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। और दंड विधि तो छोड़िए, कानून पढ़ते समय आपको कोई भी अधिकार कब मिल रहा है। हम लोग सुबह बात करने वाले थे, ठीक है, की नहीं कि जब संपत्ति का मूल अधिकार आपको प्राप्त था तो क्या क्या उसमें शामिल था। उसमें शामिल था संपत्ति को प्राप्त करना, उसे धारित करना, ठीक है, और उसे दयनित करना। और आपके इस अधिकार पर जैसे सब पर युक्ति संगत निर्बंधन लगाए जा सकते वैसे इसमें लगाए जा सकते थे। लगाने के आधार क्या थे? इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। और दूसरा शेड्यूल कास्ट वहां नहीं लिखा है, गलत हम बोल गए थे, शेड्यूल ट्राइब केवल इतना लिखा है। ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। इस स्वतंत्रता पर युक्ति संगत निर्बंधन लग सकता है। तो एक्वायर करना या प्राप्त करना संपत्ति, इसमें क्या शामिल है? पहला सवाल उठा। सबसे पहली बात, संपत्ति क्या है, ये पहला सवाल है। क्योंकि सबसे पहले तो प्रॉपर्टी ये डिफाइन होना चाहिए, और उससे भी पहले डिफाइन होना चाहिए कि संपत्ति रखने का जो मूल अधिकार था, तो ये मूल अधिकार आपको क्या देता है। जब कल चर्चा करेंगे सुबह तो आप देखेंगे, एक इसका मतलब यह भी हो सकता है, क्योंकि केवल इतना लिखा है, नागरिकों को संपत्ति प्राप्त करने का, उसे धारित करने का और उसे व्यनित करने का मूल अधिकार होगा। और राज्य अगर युक्ति संगत निर्बंधन लगाना चाहता तो ये हेड होंगे। अब इस लाइन के दो अर्थ हो सकते हैं। एक, आपको स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी प्राप्त करने का हक है, नागरिकों को संपत्ति प्राप्त करने का मूल अधिकार होगा। यानी आपको मकान खरीदने का हक है, दुकान खरीदने का हक है, ठीक है, बाग खरीदने का हक है। और अगर आपके इस हक पर कोई प्रतिबंध लगाया जा रहा है तो प्रतिबंध के शीर्षकों के मुताबिक वो होना चाहिए। एक, इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि आपको संपत्ति खरीदने का मूल अधिकार है, सॉरी, आपको संपत्ति का मूल अधिकार है। इसका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि विशेष संपत्ति नहीं, आपको संपत्ति प्राप्त करने का, धारित करने का मूल अधिकार। अगर हम यह कहें कि शाहजहांपुर के अमुक अमुक निवासियों को संपत्ति का मूल अधिकार नहीं है,
ठीक है, संपत्ति का मूल अधिकार नहीं, अर्थात वो संपत्ति खरीद नहीं सकते, धारित नहीं कर सकते, या संपत्ति व्ययनित नहीं कर सकते, तो हमने उनके मूल अधिकार का हनन किया। अगर हमने उनसे यह कहा कि तुम्हारा मकान हम ले रहे हैं, तो हमने उनके संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन किया ही नहीं। एक इसका मतलब यह भी हो सकता है आपको शिक्षा का मूल अधिकार है। जब हम ये कहें कि आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है, तब हमने आपके मूल अधिकार का हनन किया। हम आपसे कहें कि इस स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं है आपको, तो हमने आपका मूल अधिकार हनन नहीं किया। हम आपसे कहें कि आपको यह मकान जो इस समय आपके पास है, इसे रखने का कोई मूल अधिकार नहीं, ठीक है, हम ये कहीं कहां रहे कि आपको संपत्ति रखने का मूल अधिकार नहीं, संपत्ति रखने का मूल अधिकार नहीं, इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप संपत्ति खरीद ही नहीं सकते। हम ये कह रहे हैं कि अमुक संपत्ति रखने का आपको कोई मूल अधिकार नहीं है। तो अगर इस ढंग से इसका अर्थ ले लिया जाए कि अमुक संपत्ति अगर आपसे ली जा रही है, तो आपका संपत्ति का मूल अधिकार प्रभावित नहीं हो रहा, तो स्थिति यह आएगी कि हम आपकी प्रॉपर्टी राज्य के हक में अधिग्रहित भी कर लेंगे और आपका संपत्ति का मूल अधिकार अप्रभावित भी रहेगा। भाई, हमने संपत्ति प्राप्त करने से, एंजॉय करने से या व्ययनित करने से आपको रोका कहां? संपत्ति प्राप्त करने से, एंजॉय करने से या व्ययनित करने से हमने किसे रोका है? अवयस्क और विकृत चित्त को, ठीक है, क्योंकि वो संविदा ही नहीं कर सकता, उसे रोका है हमने, ठीक है ना। हमने किसे रोका? अवयस्क और विकृत चित्त को, आपको नहीं रोका। आपको संपत्ति धारित करने से कहां रोका हमने? हमने तो ये वाली संपत्ति जो जिसके मालिक बने हुए हो आप, आपका खेत, मकान, दुकान, ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, इसे धारित करने से रोका है, संपत्ति धारित करने से नहीं रोका। आपका संपत्ति का मूल अधिकार अप्रभावित है। संपत्ति आप खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो, सब काम कर सकते हो, ठीक है। अगर यह अर्थ ले लिया जाए, और लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लिया है शुरुआती दौर में, ठीक है, क्योंकि शुरुआत के दौर में संपत्ति का मूल अधिकार तो था, और मूल अधिकार रहे तो भी राज्य को जो संपत्ति की जरूरत है वो तो खत्म नहीं हो जाएगी, वो तो रहेगी रहेगी। संपत्ति का मूल अधिकार तो 1979 में खत्म हुआ। तो क्या पहली बार रेल लाइन 1979 में बिछी? ठीक, क्या पहली बार जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, जो उसकी अवसंरचनाएं हैं, वो क्या 1979 तक बनी ही नहीं? बनी नहीं तो जमीन कहां से आई, और बनी तो जमीन कहां से आई? भाई, कुछ ना कुछ तो किया ही गया। तो संपत्ति का मूल अधिकार जो हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे उसके भी अनेकों अर्थ लिए जा सकते हैं। तो कानून पढ़ते समय सबसे पहले आपको यही देखना चाहिए कि चीजों के क्या अर्थ हो सकते हैं, क्या न्यायालय ने लिए हैं। और जब क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, जो लिखा बस उसका वही अर्थ लीजिए जो सामान्य ढंग से समझा जाता है। गोली चलाता है, मीनिंग देयर बाय गोली चलाता है, चलेगी नहीं चलेगी कोई लेना देना नहीं। उत्ते का मेज पर रखता है, सेवकों को परितत्व करता है, बात खत्म हो गई। इतना कर दिया गया, हत्या के प्रयत्न गठित हो गया। अब अगर वो मर जाएगा तो हत्या हो जाएगी, नहीं मरा तो हत्या का प्रयत्न है, क्योंकि वॉट एवर यू कैन डू यू हैव डन।
इससे आगे आपकी कोई क्षमता है ही नहीं। ठीक है, ये हो आपने पहला काम किया है जब जहर मिलाया और उसकी टेबल पर रखा। ठीक है, तो भी हत्या का प्रयत्न है, चाहे मामला यहीं पर रुक जाए, यहीं पर रुक जाए अर्थात खाना गिर जाए, बात खत्म हो जाए। और यह भी हो सकता है वो खा ले और आईसीयू में एडमिट होकर फिर बचे। ठीक है, तो मामला नेक्स्ट टू डेथ वहां तक गया। ठीक है, इससे आपके दायित्व के विस्तार पर तो फर्क आएगा, यानी 10 साल सजा और आजीवन कारावास, लेकिन दोषिता पर कोई अंतर नहीं है, दोषिता पर कोई फर्क नहीं, विस्तार पर फर्क आएगा। ये सही है। तो आप चीजों को ठीक से समझने की कोशिश करेंगे तो आएंगे, नहीं तो मुश्किल पड़ेगा। और ठीक वही शब्द अगले सेक्शन में है कि जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या की कोठरी में ना आने वाले आपराधिक मानववध का दोषी होता। वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, यह जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि वह ऐसे कार्य से, यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी को उपाधि हो जाए तो वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी। ऐसी परिस्थितियों में कर रहा है, यानी परिस्थितियां ऐसी हैं कि कार्य को निर्दोष कृत्य की श्रेणी में नहीं ले जा रही, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वे हत्या की श्रेणी वहां भी नहीं ले जा रहे हैं। आपराधिक मानववध जो हत्या की कोट में नहीं आता उसकी श्रेणी में। उदाहरण भी उसने वही कहा कि का गंभीर और अचानक प्रकोपन पर, ऐसी परिस्थितियों में या पर पिस्तौल चलाता है। ठीक है, सिर्फ चलाई, चली नहीं तो 3 साल, चलाई चली नहीं 3 साल, और चल गई। ठीक है, तो फिर जरूरी नहीं साथ साथ चल गई, लेकिन उसे लगी नहीं, लग गई तब 7 साल। ठीक है, तो कहता है तो वह हत्या की कोर्ट में ना आने वाले आपराधिक मानववध का दोषी होता। कहा ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है, बिल्कुल सेम रीजनिंग और सेम सारी चीजें लागू होंगी 109 वाली, इसलिए इसे फिर से दोहराने की कोई आवश्यकता है भी नहीं। और 111 ये नए ढंग का ऑफेंस आया है और हमें तो ये बहुत पसंद आया, ये होना ही चाहिए था। ये अवेटेड ऑफेंस है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, आपने एक पूरा गिरोह बना रखा है, दूसरों की जमीनों को कब्जा करते हैं। ठीक है, कब्जा करने वाले लोग दूसरे हैं और आप पीछे से लाभ उठा रहे हैं उस सारी चीज का, है क्या? कई बार गलती से या फिर जानबूझकर उन लोगों के नाम म्यूटेशन हो जाते हैं जिनके नाम म्यूटेशन नहीं होने चाहिए। ठीक है, म्यूटेशन यही शब्द आपकी समझ में नहीं आता। ठीक है, इसे नामांतरण कहते हैं। ठीक है, सामान्य भाषा में इसे दाखिल खारिज कहा जाता है। जब आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस प्रॉपर्टी पर अगर गवर्नमेंट को या किसी लोकल बॉडी को किसी भी ढंग का रेवेन्यू यानी किसी भी ढंग का टैक्स ये दे होता है तो संबंधित जो लोकल बॉडी है या जो गवर्नमेंट है वो अपने रजिस्टरों में उस प्रॉपर्टी का जो मालिक
उसका नाम लिखकर रखती है। जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं या आपको प्रॉपर्टी किसी भी ढंग से प्राप्त होती है, वसीयत से, ठीक है, खरीदने से, दान से, ठीक है, प्रतिकूल कब्जे के आधार पर, किसी भी ढंग से, तो आप उस प्रॉपर्टी के स्वामी के नाते उस प्रॉपर्टी पर लगने वाले टैक्सेस के भुगतान के लिए दायित्व के अधीन होते हैं। आपका कर्तव्य बनता है कि आप उस प्रॉपर्टी पर लगने वाले टैक्स ये दें। अब आपने खरीद ली, तो खरीदने का कोई डॉक्यूमेंट ये तो होगा, जिसे आप विक्रय पत्र कहते हैं। वो क्या है? टाइटल डीड है, ठीक है, टाइटल डीड है मतलब स्वत्व विलेख, ठीक है, वो आपके स्वत्व का प्रमाण है, ठीक है। आपसे पूछा जाए इसके मालिक कैसे आप, तो आप बैनामा दिखाते, तो इसका मतलब यह हुआ कि टाइटल डीड, ठीक है, या सेल डीड, सेल डीड टाइटल डीड है। टाइटल डीड बड़ा शब्द है, इसमें सेल डीड, गिफ्ट डीड, हर वो डीड आएगी जिसके आधार पर आप प्रॉपर्टी में स्वत्व इसका दावा कर रहे हैं। तो टाइटल डीड आपके स्वत्व का प्रमाण है। आप वो टाइटल डीड दिखाओगे गवर्नमेंट को या लोकल बॉडी को, तो वो पूर्व मालिक का नाम खारिज करेगा और आपका नाम दाखिल करेगा। ये भी आपसे वाइवा में कई बार पूछ देते हैं कि दाखिल खारिज में पहले खारिज होता है फिर दाखिल होता है, पहले दाखिल होता है फिर खारिज होता है। तो दाखिल खारिज में पहले खारिज होता है फिर दाखिल होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि पागल कुत्ते ने काट लिया, भाई पिछला मालिक दे रहा टैक्स, हम अपना नाम वहां स्वामी के तौर पर दाखिल करा दें तो आगे से टैक्स तो हमें देने पड़ेंगे। भाई अब तो आप मालिक हो गए, अब आप देंगे टैक्स। तो ऐसा लोग करते क्यों हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि आप हाई स्कूल के विद्यार्थी की योग्यता रखते हो, ये एक बात है, और आपके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, ये दूसरी बात है। हो सकता है आप हाई स्कूल के विद्यार्थी की योग्यता रखते हो लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको हाई स्कूल पास नहीं माना जाएगा। और आपके पास सर्टिफिकेट है तो भले ही योग्यता न भी रखते हो तो भी हाई स्कूल पास माने जा रहे हो। यही स्थिति है सबकी। तो संबंधित प्रॉपर्टी पर आपका कब्जा इनफैक्ट है, यानी तथ्यता है, ये एक बात है। लेकिन आपका कब्जा किसी प्रॉपर्टी पर है, इसे साबित करने की अगर जरूरत पड़ जाए तो आप साबित कैसे करोगे? ठीक है, कब्जे को साबित करना यह दूसरा इशू हो गया। और कब्जा यह बहुत अधिकार देता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा साबित न किया जा सके, अगर हम यह साबित कर दें कि आपकी प्रॉपर्टी पर मेरा कब्जा है, तो आपको अपनी ही प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए नाको चने चबाने पड़ जाएंगे, क्योंकि सेक्शन 5 ये सारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, वो ये कह रहे हैं कि अवैध कब्जेदार को भी आप जबरदस्ती हटा नहीं सकते। अब हमारा आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं है, तथ्यता आप ही हो अपने मकान पर काबिज। लेकिन कानून, अदालत तो देखने नहीं आएगी जज साहब की तथ्यता कब्जा किसका है। और अगर जज साहब देखने आ भी जाएं, ठीक है, तो प्रॉपर्टी में क्या ईंटों पर लिखा होगा कि कब्जा किसका है? हम कहेंगे मेरा है, ये कहेंगे मेरा है। कैसे तय हो? और जज साहब ने मान लिया, मेरा मान लिया, अब तथ्यता आपका है, ये सही है।
लेकिन मेरा तो है विदिता। हमने आपके ऊपर 452 की रपट लिखा दी। 452 जो बीएनएस में कितना हो गया, 333। किसने ग्रह विचार किया है हमारे घर में? आप ही का मकान और आप ही पर रपट लिखी है। अब आप छूट जाएंगे, हमने मान लिया, ठीक है, हमने मान लिया आप छूट जाएंगे, लेकिन कितने साल बाद? ठीक है, और कितना परेशान होकर। यानी कब्जा महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण, ठीक है। और कब्जा तथ्यता होना और कब्जा साबित होना दो अलग बात है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड में मालिक के तौर पर उसका नाम चल रहा है, ठीक है, मालिक के तौर पर उसका नाम चल रहा है। स्वत्व विलेख संबंधित प्रॉपर्टी का आपके पास है, मालिक इनफैक्ट आप हो, नाम उसका चल रहा है, आपने दाखिल खारिज कराया नहीं, उसी का नाम चलता रहा, वही टैक्स देता रहा, तो आपने टैक्स तो बचा लिया, ठीक। लेकिन कल अगर कब्जा साबित करने की जरूरत पड़ी तो वो वहां से पेपर निकलवाएगा और कहेगा देखो साहब, हम इतने दिनों से इस प्रॉपर्टी का टैक्स देते आए, इसीलिए देते आए क्योंकि मालिक, ठीक है। और अगर मालिक नहीं भी है तो कब्जेदार तो कम से कम हम ही हैं। ये मालिक भले ही हो लेकिन ये कब्जेदार नहीं है। अब लीजिए लिटिगेशन शुरू, अब शुरू हो गया लिटिगेशन। अब आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत पड़ी, अब आप बेच ही नहीं पा रहे प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि लिटिगेशन है उस पर। और वो व्यक्ति जिसका नाम दाखिल खारिज में है वो ये जानता है कि प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, नहीं है। उसने गुंडों का एक समूह बना लिया, ठीक है, सब गुंडों से तय कर लिया कि देखो इनकी प्रॉपर्टी पर झगड़ा करते रहो, अंततः इनकी औने पौने बिकेगी, ठीक है, और औने पौने में तुम खरीद लेना क्योंकि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं, लेकिन दाखिल खारिज मेरे ही नाम है। तो एक काकस बनाकर इस ढंग से लोगों की प्रॉपर्टियां छीनी जा रही है और इस शहर में खूब हो रहा है, खूब, शहर में नहीं पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश में। जानबूझकर लेखपाल उसका नाम खतौनी में दर्ज कर देंगे जो कहीं उत्तराधिकारी है ही नहीं, ठीक है ना। अब खतौनी में तो उनका नाम आ गया, अब खतौनी दुरुस्त करवाइए या तो हटाइए, उसका अपना अलग प्रोसेस। तो एक समस्या इस ढंग की है और ऐसी समस्याएं सब जगह है। लोग वैश्याओं का पूरा गिरोह चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? इसीलिए नहीं कि उन्हें प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ हो, नहीं। आज तो बताया यह जाता है कि रिश्वत रुपए की तो बची नहीं, मतलब रुपए की तो रिश्वत है ही है। जैसे रिश्वत अगर कोई ले रहा है तो रुपया तो देना ही है, वो तो मामला ही खत्म, रुपया तो देना ही देना है। रुपए के साथ शराब और वैश्या, ये कहां की उपलब्ध करा रहे हो ये बताओ। ये अब रिश्वत का रूप चल रहा है, ठीक है ना। तो जो वैश्याओं का गैंग चला रहा है उससे किसी ने अपना कोई काम निकलवाने के लिए वैश्या उपलब्ध कराना, ठीक है, कराने के लिए कहा और उसने वैश्या उपलब्ध कराई, तो वो जो गिरोह चला रहा है वैश्याओं का वो तो दोषी है ही। और ये मिस्टर जिन्होंने अपना ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रोन्नति, ठेका ये लिया है, इन्होंने इस वैश्याओं के गिरोह से तात्विक ढंग का फायदा लिया है, ठीक है ना। जो गिरोह चला रहा था उसने कैसा फायदा लिया? वित्तीय, फाइनेंशियल। और इन्होंने कैसा लिया? सबस्टेंशियल बेनिफिट। इन्होंने तात्विक फायदा लिया है, ठीक है ना। जो गलत ढंग से अपने नाम को गवर्नमेंट के प्रपत्रों में दर्ज कराए हुए हैं वो वित्तीय फायदा ले रहा है, क्योंकि ठीक है वो अपना डील कर रहा है।
सीधे सीधे ओरिजिनल मालिक से कि तुम अगर हमें पैसे दो और नहीं दोगे तो हम तुम्हारा बिकने नहीं देंगे। और इनके गिरोह के जो मेंबर्स हैं वो मालिक से कह रहे तुम्हारा तो मामला विवादित है, तुम्हारी प्रॉपर्टी तो विवादित है, हमें कम में दो, जो ओरिजिनल रेट है उनमें तो हम लेंगे नहीं। और ये सब काकस बनाए हैं, ठीक है। तो ये मिस्टर वित्तीय फायदा ले रहा है और वो तात्विक, ठीक है ना, इस ढंग का फायदा ले रहा है और ये खूब हो रहा है, ठीक है। और जब तक ये नहीं था 111, तब तक ये जो सामने लोग दिखाई देते थे, यानी वैश्या का जो गिरोह चला रहे, सिर्फ यही दंडित हो पाते थे। वो मिस्टर जो इस सबका लाभ ले रहे हैं वो इससे बच जाते थे, ठीक है। अब ये स्थिति नहीं बची। अब क्या कह रहा है 111 देखें जरा। कहता है किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से एकल रूप से या संयुक्त रूप से सामान्य मति से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा कोई सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, यानी कई चीजें आ गई। पहली चीज, आप एक गैंग बनाए हुए हो, ठीक है, एक सिंडिकेट बनाए हुए हो। सिंडिकेट माने समूह होता है, वो व्यापारियों का होता है, वो वकीलों का होता है, वो किसी का भी हो सकता है। आपने एक सिंडिकेट बनाया और सिंडिकेट में सबके अलग अलग काम होते हैं। जैसे अपराधियों का सिंडिकेट है, उसमें एक अटैची चोरी कर रहा है, उसमें वकील साहब भी हैं, ठीक है, उसमें पुलिस वाले भी हैं, उसमें स्टेशन पर के दुकानदार भी हैं। दुकानदार का काम है ये बताना कि पैसे लेके जा कौन रहा है। पुलिस वालों का काम है ये बताना कि इसमें भीड़ ज्यादा है, इस वाले में बैठ जाओ। वकील साहब का काम है कि अगर पकड़ जाए तो जमानत कराओ, ठीक है ना। जो चुराने वाला है वो अकेला है, लेकिन चुराने वाला सिंडिकेट के सदस्य के रूप में काम कर रहा है, अकेले नहीं काम कर रहा, वो सिंडिकेट के सदस्य के रूप में काम कर रहा है। इसमें फर्जी जमानती भी है, पकड़ गए वो जमानती, क्योंकि वो फर्जी ही है। राम श्याम के नाम से आईडी बनाकर, ठीक है ना, श्याम के नाम का आधार कार्ड बनाकर फर्जी जमानत ले रहा है। अब फर्जी जमानत है तो तारीखों पे जाएंगे ही नहीं, और जाएंगे ही नहीं तो जमानती तो फर्जी है, तो होगा ही क्या, ठीक है भाई, जाएंगे ही नहीं। जमानती, आप बीएनएसएस पढ़ चुके हैं, जमानती का दायित्व क्या है प्रतिभू का, कि सुनवाई के लिए नियत दिनांकों पर वो उस व्यक्ति को उपस्थित करेगा जिसकी उसने जमानत ली है। अब चूंकि ये आएंगे ही नहीं सुनवाई के लिए नियत दिनांकों पर, तो सजा तो ट्रायल से मिलेगी। अब प्रतिभू पकड़े जाएंगे, प्रतिभू मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि राम श्याम के नाम से जमानत ले चुके हैं। श्याम ढूंढे जाएंगे, होंगे राम, ठीक है, पता लिखा होगा कहीं का, होंगे कहीं। चलो पुलिस ढूंढ लेगी, पकड़ लेगी, लेकिन समस्या ये तो है, और ना पकड़ पाई तो, ठीक है। तो अगर ये फर्जी जमानती पकड़ जाए और 111 ना हो, ठीक है, तो ये जो सजा पाएंगे वो सजा बहुत कम, बहुत कम। पहले कहा थी आईपीसी की, आप याद करिए 210, 211, 212, 213, वहां पर ये सजा मिलती है, वो बहुत कम थी, बहुत कम, ठीक है। अब संगठित अपराध के सदस्य आप माने जाएंगे, क्योंकि आप सिंडिकेट की ओर से काम कर रहे थे, आप अकेले काम नहीं कर रहे थे, आप सिंडिकेट की ओर से काम कर रहे थे, और सिंडिकेट के सभी सदस्य एक मत थे उस काम को करने के लिए।
सिंडिकेट्स की ओर से आपको काम अलर्ट था। फर्क आ गया, फर्क आ गया। ठीक है, कहता है किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से एकल रूप से, यानी अकेले आपको वो काम करने के लिए भेजा गया या संयुक्त रूप से, ठीक है, कई लोगों के साथ भेजा गया, और सिंडिकेट के सभी सदस्यों की उस कार्य के संबंध में सामान्य मति है, यानी सभी सदस्य राजी हैं कि ये काम करो। ठीक है, करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों द्वारा कोई सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप। अब सतत कब माना जाएगा, ये आगे उन्होंने सबसेक्शन 2 है, इसमें उन्होंने डिफाइन किया कि सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप कब मानेंगे। एक बार आपने किया, ठीक है, एक बार आपने किया, वो अपराध जो संगठित अपराध इस रूप में किया जा सकता है, लिखा है आगे कौन कौन से अपराध ये सिंडिकेट के द्वारा किए जाने की दशा में सिंडिकेट ने संगठित अपराध किया है, 111 की भाषा में यह माना जाएगा। आपने यहां उल्लिखित अपराध किया और फिर 10 साल के भीतर, 10 साल के भीतर दोबारा फिर वही अपराध कर दिया सिंडिकेट के सदस्य के रूप में ही, दोबारा चार्जशीट फिर फाइल हो गई विद इन 10 ईयर। ठीक है, फिर न सिर्फ चार्जशीट फाइल हुई, उस पर संज्ञान भी हो गया। अब माना जाएगा कि आपने संगठित अपराध किया है। ठीक है, क्योंकि आपने सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप किया। देखें, कहता है समूहों के सदस्य द्वारा कोई सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप जिसमें व्यापारण, डकैती, यान चोरी यानी मोटरसाइकिल वगैरह चोरी, व्हीकल चोरी, उद्दापन, भूमि हत्याना, कॉन्टेक्ट किलिंग, संविदा पर हत्या करना, आर्थिक अपराध, आर्थिक अपराध तो आजकल खूब ही हो रहे हैं। ठीक है, जिस साइबर अपराध यानी डिटेन करके, डिजिटल अरेस्ट करके, जो डिजिटल अरेस्ट करके किए जाते हैं वो साइबर अपराध भी हैं और आर्थिक अपराध ये भी हैं। स्मगलिंग कर रहे हैं, आर्थिक अपराध है। ठीक है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अपराध कर रहे हैं, आर्थिक अपराध है। ठीक है, फर्जी कंपनी खोल के लोगों का पैसा लेके भाग गए, आर्थिक अपराध है। बैंकों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, आर्थिक अपराध है। ठीक है, ये तो आर्थिक अपराध के हर्षद मेहता, ठीक है, नीरव मोदी, ये सब आर्थिक अपराधी ही हैं। ठीक है, बहुत पैसा लेके भाग गए, तो आर्थिक अपराध। साइबर अपराध, व्यक्तियों, औषधियों, हथियारों, अवैध माल या सेवाओं का दुर्व्यापार। ठीक है, सेवाएं, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, आजकल तो प्राइवेट चली रही, सेवा किसी भी ढंग की, उनका दुर्व्यापार कर रहे हो सिंडिकेट के सदस्य के रूप में, सिम इकट्ठा कर लिए, ठीक है, बेच रहे ब्लैक में। ठीक है, तो सेवाओं का दुर्व्यापार, वैश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव दुर्व्यापार शामिल है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तात्विक फायदा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम पीछे हैं, वो अमुक जमीन हमें चाहिए, चाहिए हमें, ठीक है, क्योंकि हमारे बिजनेस के लिए वो एप्रोप्रिएट लैंड है, तो बेचने को तैयार नहीं, हमने इनसे कहा मुकदमा कर दो इन पे। अप्रत्यक्ष फायदा तो अगर मिलेगा तो इन्हें मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष हमें मिलेगा, करवा कौन रहा, वो तो हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो कहता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तात्विक फायदा, जिसके अंतर्गत वित्तीय फायदा भी है, प्राप्त करने के लिए हिंसा, हिंसा की धमकी, अभित्रास, उत्पीड़न या अन्य विधि विरुद्ध साधनों द्वारा संगठित अपराध का गठन करेगा। ठीक है, अन्य विधि विरुद्ध, फर्जी मुकदमा दायर करना भी विधि विरुद्ध साधन है। आप जानते हैं कि मेरा क्लेम बोनाफाइड नहीं है और फिर भी आप मुकदमा कर रहे हैं,
तो संगठित अपराध का मतलब हुआ सिंडिकेट के सदस्य के रूप में अकेले अन्य लोगों के साथ मिलकर इस धारा में उल्लिखित अपराधों को हिंसा, हिंसा की धमकी, अभित्रास, उत्पीड़न या अन्य किसी विधि विरुद्ध साधनों के माध्यम से करना, यह संगठित अपराध कहलाएगा। ठीक है, आगे कहता है इस धारा के प्रयोजनों के लिए संगठित अपराध सिंडिकेट से दो या अधिक व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है जो एक सिंडिकेट या टोली के रूप में या तो अकेले या सामूहिक रूप से कृत्य करते हुए किसी सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में लिप्त, यानी एक बार में यह अपराध नहीं होगा, सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप आपको करना चाहिए। एक बार आपने अपहरण किया, दोबारा डकैती कर ली, तीसरी बार भूमि हत्या ली तो माना जाएगा। ठीक है, आप सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप कर रहे हैं, या एक ही अपराध 4 बार आपने कर दिया तो भी माना जाएगा। आगे कहता है सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप से विधि द्वारा प्रतिषिद्ध ऐसा कृत्य अभिप्रेत है। अच्छा, जरूरी नहीं है ऊपरी वाले अपराध आप करो, जरूरी नहीं है कि आप वही अपराध करो। कहता है सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप से विधि द्वारा प्रतिषिद्ध ऐसा कृत्य अभिप्रेत है जो 3 या अधिक वर्ष के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध है। ठीक है, 3 वर्ष या अधिक से दंडनीय संज्ञेय अपराध है जो किसी व्यक्ति द्वारा या तो एकल या संयुक्त रूप से किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से जिसके संबंध में एक से अधिक आरोप पत्र 10 वर्ष की पूर्ववर्ती अवधि के भीतर सक्षम न्यायालय के समक्ष दाखिल किए गए हैं द्वारा किया गया है और उस न्यायालय ने ऐसे अपराध का संज्ञान ग्रहण कर लिया है। और इसमें आर्थिक अपराध भी शामिल है, लेकिन फिर संज्ञेय अपराध कोई भी नहीं मानेंगे क्योंकि सिंडिकेट के सदस्य के रूप में उपरोक्त अपराध किए जाने की दशा में ही मान रहे हैं। या इसका सही अर्थान्वयन क्या होगा, ये जब सुप्रीम कोर्ट का कोई आए तब पता लगे। जो पढ़कर लग रहा है वो तो यही लग रहा है कि 3 वर्ष की सजा से दंडनीय है कोई संज्ञेय अपराध अगर सिंडिकेट के सदस्य के रूप में आपने किया है, भले ही वो ऊपर उल्लिखित अपराधों में से नहीं है तो भी आपको सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में लिप्त माना जाना चाहिए। जो पढ़ने से लग रहा वो तो ये लग रहा। ठीक है, लेकिन सिंडिकेट के सदस्य के रूप में ये शब्द आ रहा है और सिंडिकेट के सदस्य के रूप में ऊपर उल्लिखित अपराधों के संबंध में ही अपराध का होना कहा है। इसलिए 1% संभावना यह भी बनती है कि ऊपर वाले, लेकिन ऊपर वाले अपराधों की बात होती तो उनमें सब में 3 वर्ष से ज्यादा सजा है ही ऑलरेडी। ठीक है, इसका मतलब इन शब्दों का अर्थ यही रहेगा कि सिंडिकेट के सदस्य के रूप में यही रहना चाहिए कि सिंडिकेट के सदस्य के रूप में अकेले या लोगों के साथ मिलकर आपने पूर्व में कोई ऐसा अपराध कर रखा जो संज्ञेय है और 3 वर्ष तक की सजा या उससे ज्यादा से दंडनीय, और फिर आपने सिंडिकेट के सदस्य के रूप में ऊपर उल्लिखित अपराधों में से कोई कर दिया। ठीक है, विद इन पीरियड ऑफ 10 ईयर और आपके खिलाफ चार्जशीट आ गई और उस पर संज्ञान हो गया तो यह माना जाएगा कि आप सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में संलग्न हो। ठीक है, और संगठित अपराध इसके आप दोषी हो सकेंगे। आर्थिक अपराध में क्या क्या शामिल मान रहा है, कहता है आर्थिक अपराध में आपराधिक न्यायस्पंद, कूट रचना, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टांपों का कूटकरण, हवाला संव्यवहार, बड़े पैमाने पर विपणन, कपट या किसी प्रारूप में धनीय फायदा अभिप्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों के साथ कपट करने के लिए कोई स्कीम चलाना। कुछ नहीं, अपने बैठे ठाले स्कीम चला रहे कि 100 रुपए जमा करो। ठीक है, ये नेटवर्किंग स्कीम नहीं चलती कि 100 रुपए तुम जमा करो फिर 3 मेंबर बनाओ और फिर गीजर मिलेगा, वो वाली चलती है ना। ठीक है, तो कोई स्कीम चलाना कपट करने के लिए,
या किसी बैंक या वित्तीय संस्था या किसी अन्य संस्था या संगठन को कपट करने की दृष्टि से किसी रीति में कोई कृत्य करना, किसी रीति में। यानी वकील साहब ने अगर फर्जी, ठीक है, वैल्यूएशन निकाल के भी दे दी, सर्वेयर ने फर्जी वैल्यूएशन निकाल के भी दे दी लोन के लिए, तो वो भी इसमें आ सकते हैं। ठीक है, कोई काम करना, ये इसमें बता रहा है। कहता जो कोई संगठित अपराध करेगा, अब सजा की बात कर रहा है। यदि ऐसे अपराध के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित होगा और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा। 10 लाख बहुत है, 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा। यानी मिनिमम तो उन्होंने फिक्स कर दिया 10 लाख, उससे ऊपर ही जाएगा और ऊपर की राशि अमर्यादित अगर मृत्यु हो गई। इन्हीं कठोर उपबंध लाए। कहते हैं किसी अन्य मामले में वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। यह भी बहुत बड़ी रकम है। यानी मृत्यु नहीं हुई किसी व्यक्ति की तो इतनी सजा। जो कोई संगठित अपराध का दुष्प्रेरण, प्रयत्न, षड्यंत्र करता है, यानी दुष्प्रेरण भी आ गया, प्रयत्न भी आ गया और षड्यंत्र भी आ गया। न इसके प्रयत्न के लिए 511 या 62 की मदद चाहिए, ठीक है, न इसके अबेटमेंट के लिए हमें 61 आदि की कोई मदद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि क्लियर वो खुद ही कह रहा है दुष्प्रेरण, प्रयत्न या षड्यंत्र, ठीक है, करता है या जानते हुए कारित किया जाना शुकर बनाता है। यानी षड्यंत्र होना आप शुकर बनाते हो, दुष्प्रेरण होना आप शुकर बनाते हो, ठीक है, करता है या जानते हुए कारित किया जाना शुकर बनाता है। वह संगठित अपराध के किसी प्रारंभिक कार्य में अन्यथा नियोजित होता है। किसी प्रारंभिक कार्य में उन्होंने कहा तुम्हारा काम सिर्फ इतना ही है, मैनेजर साहब से मिलवा दो, बाकी सब हम देख लेंगे अपने आप, ठीक है, प्रारंभिक कार्य में नियोजित होता है। वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो 5 लाख रुपए। बहुत कठिन इसका मतलब प्रोविजन लाए, बहुत कठोर। कहता कोई व्यक्ति जो संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है, खाली सदस्य हो तुम, ठीक है, साबित हो गया संगठित, तुमने अपराध में भाग नहीं लिया, ठीक है, संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने के लिए दंडनीय होगा जो 5 लाख, यानी उस संगठित सिंडिकेट के सदस्य हो तुम, ठीक है, और आपने अभी तक अपराध इसमें भाग नहीं लिया है, क्योंकि सिंडिकेट, उसने उधर क्या कहा था, उसने कहा था कि सिंडिकेट के सदस्य के रूप में, अकेले या संयुक्त रूप से, ठीक है ना, अकेले या संयुक्त रूप से अन्य लोगों के साथ मिलकर एक मत होकर आप काम कर रहे हैं। आप सिंडिकेट के सदस्य तो हैं लेकिन गए नहीं वहां, ठीक है, अपराध अन्य लोगों ने किया, तो आपकी जो लायबिलिटी होगी वो क्या होगी, वह ऐसे वर्ग के कारावास से जो 5 वर्ष से कम नहीं होगी और आजीवन कारावास और जुर्माना 5 लाख। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जिसने संगठित अपराध कारित किया साचे संशय देगा, छिपाएगा, वह ऐसी अवधि के जो 3 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास, संशय देने वाले तक की सजा बहुत है, ठीक है। अच्छा, वो तो आई गया, पति पत्नी अगर है तो नहीं ये धारा लागू होगी। अच्छा, जो कोई संगठित अपराध कारित किए जाने से या किसी संगठित अपराध के आगमों से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त या संगठित अपराध के माध्यम से अर्जित की गई किसी संपत्ति पर कब्जा रखता है, यानी तुमने अपराध किए, फिरौती वसूली, वैश्यालय चलाए, ठीक है, उससे जो संपत्ति तुमने अर्जित की उस पर, ठीक है, कब्जा रखता है। जो कब्जा रखता है, मैनेजर के नाते कब्जा रखता है, किराएदार के नाते कब्जा रखता है, ठीक है, कहता है
माध्यम से अर्जित की गई किसी संपत्ति पर कब्जा रखता है, कब्जा रखने की बात की है, स्वामी के तौर पर कब्जा रखता है, कुछ नहीं कहा उसने, कब्जा रखा है, बस इतना कहा। वह ऐसे अवधि के कारावास से जो 3 वर्ष नहीं, उससे कम नहीं, और बाकी तो सब ही है। यदि कोई व्यक्ति संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य की ओर से या किसी भी समय ऐसे किसी जंगम या स्थावर संपत्ति को कब्जे में रखता है, यानी उन्होंने ही कहा कि तुम कब्जा बना लो, संगठित सिंडिकेट की ओर से उन्हीं ने आपको कब्जे में दी है संपत्ति, जिसका वह समाधान पर लेखा नहीं दे सकता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा। तो यह संगठित अपराध आया, यह नया ऑफेंस है, इसलिए इसके बारे में बहुत क्लियर कट कॉन्सेप्शन अभी हो भी नहीं सकता। पढ़ने से जितना समझ में आ रहा है उतना समझ में आ रहा है, वो आपको भी आएगा, वो हमें भी आएगा, क्योंकि मटेरियल ही उतना उपलब्ध है। अब जब जाएगा 111 वहां डिफाइन होगा, तब रिफाइंड होकर बात होगी। यहीं तक रखेंगे, शेष बात करेंगे, देखेंगे।